अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 4th ऑनलाइन लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वोकलाइजेशन के बारे में कि एम्फीबियंस के अंदर वोकलाइजेशन या साउंड प्रोड्यूसिंग का मेकनिज़म होता है। उसमें हमने मुख्तलिफ़ टर्म्स पढ़ी थी, मुख्तलिफ़ वोकलाइजेशंस पढ़ी थी। नेक्स्ट आज पेरेंटल केयर को डिस्कस करेंगे कि पेरेंटल केयर की सबसे पहले डेफिनेशन है कि पेरेंटल केयर may be defined as any behavior exhibited by a parent towards its offspring that increases the offspring's chance of survival। कि कोई भी केयर, कोई भी ऐसी केयर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उनकी सर्वाइवल के लिए, उसको हम पेरेंटल केयर कहते हैं। अब इसमें This investment may reduce the parent's ability to invest in additional offspring. Among amphibian, parental care include attendance of eggs, transportation of larva और feeding of larva। ये कुछ टाइप्स का पेरेंटल केयर है जो यहाँ पे एम्फीबियन में हम पढ़ेंगे। तो पेरेंटल केयर क्या है? वो केयर जो पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करें, और जब ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करेंगे तो उनकी स्पीशीज सर्वाइव करेगी। तो ऑफस्प्रिंग की सर्वाइवल के लिए कोई भी केयर जो पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करेंगे उसको हम पेरेंटल केयर कहेंगे। पेरेंटल केयर इंक्रीजेज द चांस ऑफ एनी वन एग डेवलपिंग बट इट रिक्वायर लार्ज एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट। अब इसमें ये है कि पेरेंट्स को एनर्जी सर्व करना पड़ती है अपने यंग की केयर के लिए। इसमें ये बात तो ठीक है कि यंग की केयर हो रही होती है, यंग को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स को ऐसा करने में एनर्जी लगाना पड़ती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन इज़ अटेंडेंस ऑफ द एग्स क्लच बाय अदर पेरेंट। मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट कोई भी पेरेंटल केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें मोस्टली पेरेंटल केयर के अंदर एग्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, एग की केयर की जाती है ताकि एग से हैचिंग का प्रोसेस हो, लार्वा बने और लार्वा जो है वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो। मैटरनल केयर उन स्पीशीज़ के अंदर होता है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मोस्टली सैलेमेंडर्स के अंदर या कुछ सेसिलियंस के अंदर भी। क्योंकि सैलेमेंडर्स और सेसिलियन की कुछ स्पीशीज़ में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, तो यहाँ पे एक रूल है कि जब भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी तो पेरेंटल केयर मदर प्रोवाइड करेगी, और जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी तो उस वक्त पेरेंट्स में से जो मेल पेरेंट होगा वो केयर प्रोवाइड करेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैटरनल केयर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो उसमें फिर पैटर्नल केयर होगा। अब सेसिलियन या सैलेमेंडर्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए वहाँ पे केयर मदर प्रोवाइड करती है। लेकिन जो एनोरन्स हैं, फ्रॉग और टोड, उनके अंदर चूँकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है तो वहाँ पे मैटरनल केयर नहीं होगा बल्कि पैटर्नल केयर होगा, फादर केयर प्रोवाइड करेगा। अब 6 मोड्स ऑफ पेरेंटल केयर आर, सबसे पहले एग्स की अटेंडेंस। इसमें जो मेल मेंबर होगा, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो फिर भी मेल मेंबर भी हेल्प करता है, मोस्टली फीमेल मेंबर को उसमें रोल होगा। तो वो अपने एग को प्रॉपरली उसको एंटरटेन करेंगे, एग्स को देखेंगे जहाँ पे उन्होंने एग्स ले किए होंगे। सबसे पहले तो वो एग ले करने से पहले भी वो अपने लिए एक सूटेबल एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे, या अपने लिए कुछ नेस्ट बनाएंगे जहाँ पे इन एग्स को ले कर दिया जाएगा। एग्स को ले कर देने के बाद भी ये उस एग्स को केयर करते हैं, कोई प्रीडेटर उन एग्स को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर एग्स की हर तरह से केयरिंग। उन एग्स को मॉइस्चर ज़रूरत होती है तो उन एग्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है एग को केयर करना। तो एग की केयरिंग या एग की अटेंडेंस जो है वो मेल मेंबर भी और फीमेल मेंबर भी मोस्टली दोनों ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप है एग की अटेंडेंस। एग को प्रीडेटर से बचाना है, एग को मॉइस्ट रखना है, एग को सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करना, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद फिर इस एग्स को ट्रांसपोर्टेशन होती है, इस एग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना होता है।
अब मोस्टली जो एनोरन्स में भी हमने देखा था कि एग्स को वाटर के अंदर लेक किया जाता है। अब इसमें ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं इन एग्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह पे इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, जहाँ पे इन एग्स के लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं, तो जो पेरेंट्स होंगे वो इन एग्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे। कुछ अपनी बैक के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर इन एग्स को अटैच कर देते हैं। अपनी बॉडी के ऊपर इन एग्स को अटैच कर देने के बाद इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो ये एग की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो एग की पहले अटेंडेंस होगी, फिर अगर एरिया या इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह उन एग्स को लेके जाएंगे। अब जब एग से हैचिंग का प्रोसेस होता है तो थर्ड स्टेप में लार्वा की अटेंडेंस होती है, लार्वा को अटेंड किया जाता है। अब उसमें ये होगा कि जब एग से लार्वा निकलता है तो इस लार्वा को भी अटेंड करना होता है। लार्वल स्टेज चूँकि टेडपोल कहलाती है, एनोरन्स में भी हमने देखा था जब उसकी टेल होती है, तो तीसरे स्टेप में इस टेडपोल को भी अटेंड करना होता है। टेडपोल को हर सूटेबल कंडीशंस जो उसकी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये थर्ड स्टेप है जिसमें टेडपोल की अटेंडेंस होती है। सबसे पहले एग की अटेंडेंस, फिर एग की ट्रांसपोर्टेशन है, फिर टेडपोल की अटेंडेंस है, और फोर्थ स्टेप में टेडपोल की ट्रांसपोर्टेशन होती है। जब टेडपोल अपने टाइम पीरियड गुजार चुका होता है और अब इस टेडपोल को जब उसकी टेल डिसअपीयर हो जाती है तो इसको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मूव करवाना होता है, माइग्रेट करवाना होता है, तो भी पेरेंट्स इसको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं। और इस टेडपोल की फीडिंग है कि उसको पहले चूँकि ये इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता, फीडिंग के काबिल भी नहीं होता, तो जो मेंबर्स होते हैं पेरेंट मेंबर्स वो अपने टेडपोल को फीडिंग भी करके देते हैं, उसकी फीडिंग का भी ख्याल रखते हैं। या फिर कुछ मेंबर्स के अंदर जिसमें पेरेंटल केयर में ये भी शामिल है कि वो इंटरनल गैस्टेशन होती है उनके अंदर, ओविडक्ट के अंदर, कि मोस्टली जो मेंबर्स होती हैं, जो मदर होती है, वो डेवलपिंग एग को अपनी ओविडक्ट के अंदर रखती है, और जब उससे लार्वा निकलता है तो फिर लार्वा की बर्थ होती है, जो कि ये ओविपेरस कंडीशन है। उसके बाद एग अटेंडेंस एंड इंटरनल गेस्टेशन इन द ओविडक्ट आर द ओनली मोड्स ऑफ पेरेंटल केयर। एनोरन्स के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, जिस तरह एग की अटेंडेंस है, एग की ट्रांसपोर्टेशन है, टेडपोल की अटेंडेंस है, टेडपोल की ट्रांसपोर्टेशन है, टेडपोल की फीडिंग है, ये सारी चीज़ें एनोरन्स के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन बाकी सेसिलियंस हैं या सैलमेंडर्स हैं, उनमें से कुछ होती हैं, कुछ नहीं होंगी। नेक्स्ट रियोबैट्रैकस फीमेल है, ब्रूडेड टेडपोल इन देयर स्टमक एंड द यंग इमर्ज्ड फ्रॉम द फीमेल्स माउथ। वो अपने स्टमक के अंदर जो टेडपोल होता है, टेडपोल को अपने स्टमक के अंदर प्लेस करती है। जब वो इस काबिल हो जाता है, जब वो यंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो बाहर अपनी लाइफ गुजार सके, तो फिर उसको जो फीमेल होती है वो उसकी जो टेडपोल होगा वो फीमेल के स्टमक से बाहर आता है। जब उस स्टमक के अंदर ब्रूडिंग कर रही होती है तो उस वक्त इसकी स्टमक जो है, स्टमक एक्सपेंडेड टू फिल मोस्ट ऑफ आवर बॉडी कैविटी एंड, और इस वक्त जब टेडपोल उसकी बॉडी के अंदर, टेडपोल उसके स्टमक के अंदर होगा, तो उस वक्त वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट नहीं कर रही होती फीमेल। उस वक्त सिर्फ वो अपने स्टमक को फैला लेती है, उसकी एक्सपेंडेशन हो जाती है और डाइजेस्टिव एंजाइम की सेक्रीशन उस वक्त रुक जाती है। विविपैरिटी एंड ओवोविविपैरिटी अकर प्राइमरली इन सैलमेंडर्स एंड सेसिलियंस। It may involve aeration of aquatic eggs, cleaning and moistening of terrestrial eggs, protection of eggs from predator or removal of dead and infective eggs। तो कुछ जिस तरह अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि एग को प्रीडेटर से बचाना है, डेड जो उसमें डेड एग्स होंगे या जिनके अंदर लार्वा पैदा करने की एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है, तो उनको भी वहाँ से रिमूव करना होता है। तो ये कुछ पेरेंटल केयर थे, ये कुछ ऐसे पेरेंट्स थे, ये कुछ ऐसे केयर थे जो पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि अब्रप्ट स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म ए लार्वा इनटू अडल्ट। लार्वल स्टेज का अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाना और उस दौरान उसकी शेप के अंदर जो भी चेंज आएगी तो ये मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। जैसे टेडपोल होता है, अब टेडपोल है तो उस वक्त उसकी टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन टेडपोल के अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है और टेडपोल जो है वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब वो लैंड के ऊपर माइग्रेट करके आता है। तो अब जैसे ही वो लैंड के ऊपर आता है तो उस वक्त उसकी टेल डिसअपियर हो जाती है। जब वाटर के अंदर होता है, टेडपोल कंडीशन में होता है, तो उस वक्त उसकी टेल होती है। लैंड के ऊपर आएगा तो उसकी टेल डिसअपियर हो जाएगी। इसी तरह जब वो वाटर के अंदर होता है उस वक्त उसकी लेग्स नहीं होती, उसके फुट नहीं होते, लेकिन जैसे ही ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी लेग्स और उसके फुट अपीयर हो जाते हैं। तो ये उसकी शेप में चेंज आ रही है, तो शेप में चेंज आना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब ये शेप को चेंज करने में मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, क्राउडिंग और फूड की अवेलेबिलिटी और टाइम, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस के टाइम को चेंज कर रहे होते हैं कि कितने जल्दी, अगर फूड अवेलेबल है, सारी फेवरेबल कंडीशन है तो जल्द से जल्द मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की या फूड की अवेलेबिलिटी कम है या कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो मे बी कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाए। अब मेटामॉर्फोसिस जो है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरोसेक्रीशंस ऑफ हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस के ये कंट्रोल में होता है मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं और कुछ हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस करवाते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस के टाइम को कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशंस या फूड की अवेलेबिलिटी जैसा कि है। और मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस करवा कौन रहा होता है? हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स और थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेसिलियन एंड सैलेमेंडर्स आर रिलेटिवली माइनर। अब सेसिलियन आप देखें ना या सैलेमेंडर्स, उनके लार्वा में और अडल्ट स्टेज में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपको उसकी जो अपीयरेंस होगी, अपीयरेंस से कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसमें यह है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं। जब लार्वल स्टेज होती है तो उस वक्त उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होती, क्योंकि उस वक्त वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, रिप्रोडक्शन उसने नहीं करनी होती उस वक्त, इसलिए उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपीयर्स हो जाती हैं। जब लार्वा होता है तो उस वक्त उसके गिल्स होते हैं, जैसे अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके गिल्स गायब हो जाते हैं। जब लार्वा होता है तो कॉडल फिन होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके कॉडल फिन जो हैं वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो सेसिलियंस के अंदर और सैलेमेंडर्स के अंदर आती हैं। लेकिन अगर आप एनोरेंस को देखें तो एनोरेंस का टेडपोल, आपने पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि टेडपोल जो है एनोरेंस का वो तो फ़िश की तरह नज़र आता है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसकी शेप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रही होती है, जिसमें लिम्स की डेवलपमेंट है कि जब लार्वल स्टेज थी तो लिम्स नहीं थे, जैसे अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसके लिम्स अपीयर हो जाते हैं। लार्वल स्टेज में इसकी टेल प्रेजेंट थी, अडल्ट फॉर्म में टेल नहीं है। स्किन थिकन हो जाती है, जब वो वाटर के अंदर था तो स्किन इसकी इतनी थिक नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आता है, अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसकी स्किन जो है वो भी थिक हो जाती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी अपीयर हो जाती हैं एंड उसके अलावा मार्क्ड चेंजेस इन द हेड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हेड और उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसके अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं। तो एनोरेंस के अंदर चेंजेस वाजे होती हैं, लेकिन बाकी जो सेसिलियन है या सैलेमेंडर्स हैं उनके अंदर ये चेंजेस इतनी वाजे नहीं होती। सम सैलेमेंडर्स आर पीडोमॉर्फिक बिकॉज सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू थायराइड हार्मोन। अब कुछ के अंदर पीडोमॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है सैलेमेंडर्स के अंदर। कुछ और पीडोमॉर्फोसिस की रीज़न ये भी होती है कि थायराइड हार्मोन की सेक्रीशंस नहीं होती, और जब थायराइड हार्मोन की सेक्रीशंस नहीं होंगी तो भी मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो सही तरह से नहीं होगा। इन अदर फैमिली द अकरेंस ऑफ पीडोमॉर्फोसिस इज़ वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी पीडोमॉर्फोसिस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो पीडोमॉर्फोसिस कुछ स्पीशीज़ के अंदर तो पीडोमॉर्फोसिस रूल भी है कि वहाँ पे ये होगा कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस तो होता है, लेकिन जो अडल्ट होता है वो नज़र ऐसा आता है कि जैसे वो अपने
लार्वल स्टेज की तरह, लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। और पीडियोमॉर्फोसिस का प्रोसेस, अब इसमें मे बी कि थायराइड हार्मोन जो है वो सही मिकदार में अगर सेक्रीट नहीं हो रहा, तो थायराइड हार्मोन अगर सही मिकदार में सेक्रीट नहीं हो रहा होगा तो भी मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस सही नहीं होगा। या फिर थायराइड हार्मोन सेक्रीट हो रहा है लेकिन सेल जो हैं वो उस थायराइड हार्मोन के लिए सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर भी मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो सही तरह से नहीं होगा। ऐसी कंडीशन को हम पीडियोमॉर्फोसिस कहेंगे। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को।